पूजा शर्मा। आज कांग्रेस के 10 विधायक गोपनीय बैठक करेंगे। इस बैठक पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के बाद से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई है और कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस में अब गुटबाजी साफ दिखाई देने लगी है। तो आज कांग्रेस के 10 विधायक गोपनीय बैठक करेंगे। इस बैठक पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के बाद से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई है। कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस में अब गुटबाजी साफ दिखाई देने लगी है। उत्तराखंड कांग्रेस में कहीं ना कहीं अब अंदरूनी कलह दिखाई दे रही है। वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आई है। चूंकि आज कांग्रेस विधायक गोपनीय बैठक करेंगे, इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होने के बाद से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी भी जताई है और कांग्रेस में अब गुटबाजी साफ साफ दिखाई देने लगी है। तो कांग्रेस के 10 विधायक आज बैठक करेंगे और इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि बैठक गोपनीय बताई जा रही है, लेकिन क्या कुछ इस बैठक में सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के चुनने के बाद कलह, अंदरूनी कलह कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना देहरादून से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, क्या आज इस बैठक में होने वाला है? 10 विधायकों की गोपनीय बैठक होगी, सभी की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। इनसे संपर्क साधने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार आपको पूरी जानकारी फिर से देना चाहेंगे कि कांग्रेस के 10 विधायक आज गोपनीय बैठक करेंगे। इस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। चूंकि देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस में नेता विपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो चुका है और नाम के ऐलान होने के बाद से वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। कई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस में गुटबाजी साफ साफ दिखाई देने लगी है। और एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, गोपनीय बैठक होने वाली है 10 विधायकों की कांग्रेस में, और देखिए आपसी कलह तो निश्चित रूप से साफ तौर से दिखाई दे रही है। क्या इस बैठक में होने वाला है, क्योंकि सभी की निगाहें इस बैठक पे टिकी हुई हैं? देखिए पूजा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि 10 लोग हैं, 8 लोग हैं या 12 लोग हैं। एक ये अनुमानित नंबर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कुल 19 विधायक हैं और 19 में से एक को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और दूसरे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। यानी कि 2 लोगों को दायित्व मिला है। अब बचे 17 में से अधिकांश विधायक फिलहाल नाराज बताए जा रहे हैं। देहरादून कौन कौन पहुंच रहा है इसकी आधिकारिक पुष्टि कोई भी विधायक खास तौर पर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी के मुताबिक कि सभी नाराज विधायकों को आज देहरादून पहुंचने के इंटरनल आपस में ये मैसेज है और सभी लोग दोपहर तक यहाँ पहुंच जाएंगे। कुमाऊं से भी कुछ विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ के आज पहुंचने की उम्मीद है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ के जो विधायक है राजेंद्र भंडारी, जो लगातार नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में बने हुए थे, अपना दावा ठोक रहे थे, उन्होंने कल दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से मुलाकात की है। आज वो देहरादून लौटेंगे, क्या वो भी इस मीटिंग में शामिल होंगे? और दूसरा, इस मीटिंग का अभी वेन्यू या फिर टाइमिंग तय नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि मीडिया में जरूर ये जानकारी रहे कि नाराज हैं, लेकिन जो बैठक है उसको भी ये बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं करना चाहते।
पूजा, इसी गहमा गहमी के बीच में आज नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जबकि माहरा ने अभी तक विधिवत तरीके से पदभार ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने 17 तारीख को पदभार ग्रहण करना है, लेकिन जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, मीडिया में लगातार मामला सामने आ रहा है कि विधायक नाराज हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, कांग्रेस के अंदर कोई टूट हो सकती है। इन सब बातों के बीच आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब ये देखना होगा कि वो किस बात का दावा करते हैं। लेकिन पूजा, ये बात तय है कि कांग्रेस के अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है और कुछ लोग तो जो थ्रेट है, यानी कि जो धमकियां हैं, वो पार्टी छोड़ने तक की दे रहे हैं कि इन हालात में वो पार्टी में नहीं रहेंगे। और इस समय नाराजगी प्रीतम सिंह से या फिर यशपाल आर्य से या फिर हरीश रावत से इस तरीके की नाराजगी नहीं है। ये पहली बार है कि नाराजगी हाई कमान से है, यानी कि उन लोगों से है जिनको उत्तराखंड का दायित्व दिया गया, यानी प्रदेश प्रभारी से ज्यादा नाराजगी है, सह प्रभारी से नाराजगी है। और चुनाव के दौरान जो यहाँ पर समन्वय के लिए खास तौर पर भेजे गए थे अविनाश पांडे, उनको लेकर के बहुत ज्यादा नाराजगी है। पूजा, बिल्कुल। तो देखिए, हाई कमान से नाराजगी है, लेकिन कौन कौन से विधायक आज इस मीटिंग में हो सकते हैं शामिल? क्या नाम कुछ क्लियर अब तक हो पाए? क्योंकि देखिए, जब से हम देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष का नाम यहां पर कंफर्म हुआ है, यशपाल आर्य और करण मेहरा का, उसके बाद से काफी बड़े ऐसे चेहरे कांग्रेस के उत्तराखंड में जो कि नाराजगी से निश्चित रूप से सामने आ रही है। लेकिन इस गोपनीय बैठक में आज कौन कौन से वो बड़े चेहरे हो सकते हैं? प्रीतम सिंह का नाम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो बैठक में शामिल हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है। देखिए, प्रीतम सिंह नाराज है। उन्होंने पहली बार, क्योंकि मैं भी उनको 2002 से लगातार देख रही हूँ पूजा, प्रीतम सिंह को बहुत ही सिंसियर नेता माना जाता है और बहुत कह सकते हैं कि वो बाय नेचर हो या बाय काम के लिहाज से देखें, वो बहुत ही सिंसियर नेता है और कभी भी कोई भी बात वो सार्वजनिक तौर पर ऐसी नहीं कहते हैं जिस बात को लेकर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। एज ए मंत्री भी उन्होंने इसी तरीके का कामकाज किया है। पहली बार हमने प्रीतम सिंह के मुंह से और चेहरे से वो नाराजगी साफ तौर पर देखी है। प्रीतम सिंह की किसी से नाराजगी भी रही होगी अपने नेता से, हाई कमान से, तो वो केवल मीटिंग में उन्होंने जाहिर की होगी, सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं की। प्रीतम सिंह को इस बात का बहुत दुख है कि अगर अविनाश पांडे और जो वेणुगोपाल हैं और देवेंद्र यादव, उन्होंने ये माना कि उत्तराखंड में कांग्रेस इसलिए हारी कि वहाँ गुटबाजी थी, पर गुटबाजी में उन्होंने बाकी लोगों के साथ प्रीतम सिंह का भी नाम रखा है, तो प्रीतम सिंह ने सीधे सीधे राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मांग की है कि वो जांच करवाएं कि किसी भी गुटबाजी में अगर उनकी संलिप्तता है, किसी को हराने में उनका कहीं भी कोई रोल है, तो वो नैतिकता के आधार पर विधायकी भी छोड़ देंगे, उनको विधायक रहने का भी अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों को हाईकमान ने उत्तराखंड में समन्वय स्थापित करने के लिए डिप्यूट किया था, उन लोगों के रोल की भी जांच हो, उन लोगों की भी कार्यशैली की जांच हो। तो ये अपने आप में खुला चैलेंज है और ये कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाला चैलेंज है, क्योंकि प्रीतम सिंह कद्दावर नेता है, 6 बार से लगातार विधायक रहे हैं। उनके परिवार के सीधे सीधे गांधी परिवार और नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सीधे सीधे संबंध रहे हैं, तो अपने आप में उनकी नाराजगी बहुत है। वो मीटिंग में नहीं शामिल होंगे, ये बात मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि प्रीतम सिंह सार्वजनिक तौर पर कुछ भी ऐसा संदेश ऊपर नहीं देंगे कि वो किसी गुट विशेष में शामिल है। ये उनकी कार्यशैली भी है और ये उनका व्यवहार भी है। रही बात की अन्य नामों का, तो मैं आपको बता दूं, हरीश धामी बहुत एग्रेसिव हैं। हरीश धामी पहले भी हाईकमान को कह चुके थे कि उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा, तो वो कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। राजनीतिक हलकों में तो यहाँ तक की बात है पूछा कि हरीश धामी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ऑफर किया है कि वो धारचूला सीट छोड़ देंगे उनके लिए, यानी मुख्यमंत्री के लिए, और मुख्यमंत्री भी संभवतः इस विषय पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि धामी बहुल क्षेत्र है वो, और दोनों लोग पिथौरागढ़ जिले से ही मूलतः आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मदन बिष्ट, उन्होंने भी अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर भी की है और सोशल और मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। मनोज तिवारी भी नाराज हैं, लेकिन उन्होंने अभी सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहा। ममता राकेश नाराज हैं, राजेंद्र भंडारी नाराज हैं, इसके अलावा विक्रम नेगी नाराज हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं
कि भले ही अभी मुखर तौर पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन खुशहाल सिंह अधिकारी नाराज हैं जो इस समय लोहाघाट से इलेक्शन जीते हैं, मयूप महर नाराज हैं। इस तरीके से एक लंबी लिस्ट है जो नाराजगी की लगातार बातें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, मतलब काफी ऐसे विधायक हैं कांग्रेस में जो फिलहाल अलाकमान से नाराज चल रहे हैं, लेकिन क्या गोपनीय बैठक में निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हमारे साथ ज्योत्सना। कांग्रेस नेताओं की नाराजगी के बीच उत्तराखंड के नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने मंगलवार को वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत भी हुई और आपको बता दें कि नेता विपक्ष की दौड़ में प्रीतम सिंह का नाम सबसे आगे चल रहा था, लेकिन यह जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दे दी गई है। उसके बाद से प्रीतम सिंह की नाराजगी की खबरें आई हैं। उन्होंने अपने वरिष्ठ नेताओं पर हाईकमान को उनके खिलाफ गलत फीडबैक देने का आरोप लगाया है। खबर यह भी है कि यशपाल आर्य को नेता विपक्ष बनाए जाने के बाद से कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता विपक्ष और उपनेता सदन प्रतिपक्ष के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस का एक धड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। इन नेताओं की नाराजगी भी सामने आ चुकी है। कांग्रेस के भीतर पक रही नई खिचड़ी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी रतूड़ी का कहना है कि राष्ट्रीय अलाकमान ने जो फैसला किया है सभी को उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा बीजेपी चाहे जोर लगा ले, इस बार वो कांग्रेस के किसी भी विधायक को नहीं तोड़ सकती है। होती है, अपनी बात कहने का अधिकार भी है, तभी तो लोकतंत्र है। ये कोई हिटलरशाही और डिक्टेटरशिप नहीं है कि हम अपनी बात न कहें। निश्चित तौर पर हाईकमान के नज़र में होगा, अगर कोई नाराज होगा तो इसी पार्टी ने उनको कुछ दिया भी होगा, तो उनसे उनकी नाराज़गी के बारे में हमारा हाईकमान बातचीत करेगा और समाधान निकालेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि इतनी बड़ी नाराज़गी नहीं, कभी कोई बनेगा कभी कोई बनेगा। और भाजपा जब हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना सकता है और तब कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ तो जीते हुए व्यक्ति को और हारे हुए व्यक्ति से कोई फर्क नहीं है। ये पार्टी का निर्देश है, हम पार्टी के सिपाही हैं, सब इसको मानेंगे और सब इसका सम्मान करेंगे। और एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ज्योत्सना, आरपी रतूड़ी तो यहाँ बहुत कॉन्फिडेंटली ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अब बीजेपी हमारे किसी भी विधायक को तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़े से यहाँ पर कठिनाइयां कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने आने वाली हैं। बिल्कुल, देखिए वैसे बीजेपी को कांग्रेस की किसी विधायक को तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपने क्लियर कट मेजोरिटी में है, प्रचंड बहुमत में है। 36 का आंकड़ा सरकार बनाने को चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास 47 लोग हैं। लेकिन कांग्रेस के इंटरनली जो हालात इस समय बने हुए हैं, आप सोचिए कि लगातार दूसरी बार करारी शिकस्त हुई है। वो बात है कि 11 सीटें 2017 में आई थी और अब 19 पहुंची हैं। कांग्रेस को ये अप्रत्याशित हार महसूस हुई और सभी लोगों को अप्रत्याशित ही लगी है, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा गेम कर रही थी। और पूजा, आपने और हमने कई बार चर्चा की कि कांग्रेस मजबूती से आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी वो खुद है, उसकी गुटबाजी है, जबकि वो बीजेपी को बहुत अच्छी टक्कर दे रही थी। तो ये सारे विषय हैं। अब आरपी रतूड़ी जरूर इस बात का दावा कर रहे हैं कि हमारा कोई विधायक टूट नहीं पाएगा, लेकिन अगर कांग्रेस के नेता ही और विधायक ही नाराज हो और खुद दल छोड़ना चाहते हो, तो फिर उनको कौन रोक पाएगा? अगर वो खुद मुख्यमंत्री को ऑफर कर रहे हो या अन्य तरीके से ऑफर कर रहे हो, तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता है। जिन्हें जाना है वो जाएंगे। और जो ये सुगबुगाहट है ये यूं ही नहीं है। और आप सोचिए कि हाईकमान को चैलेंज यूं ही नहीं किया जाता है। जब कोई बात होती है, ठीक है, प्रदेश स्तर पर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन हाईकमान के फैसले को चैलेंज करना ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ सही नहीं है और आने वाले दिन और हलचल भरे रह सकते हैं। आप भी जानती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की परंपरा रही है कि जो हाईकमान ने तय कर दिया उसी को सब लोग स्वीकार करेंगे। पंजाब इसका हमारे सामने उदाहरण है। सिद्धू चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन हाईकमान ने चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया, तो सभी लोगों ने मन मार के ही सही स्वीकार किया। इसी तरीके के फैसले बीजेपी कांग्रेस में हुआ करते हैं, लेकिन चैलेंज नहीं हुआ करता है। और पहली बार हुआ है कांग्रेस में कि उत्तराखंड में जो हाईकमान ने अपना फैसला सुनाया है वो चैलेंज हो रहा है
और वो गुट विशेष की तरफ से नहीं, उसमें हरीश रावत का गुट भी शामिल है, उसमें गणेश गोदियाल भी शामिल, उसमें प्रीतम सिंह भी शामिल है। तो आप समझ सकती हैं कि कांग्रेस के अंदर इस समय हालात किस तरीके के हैं। बिल्कुल, तो देखिए कांग्रेस के हालात पर तो निश्चित रूप से हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन क्या बैठक के बाद होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस का जो एक धड़ा है वो निश्चित रूप से फिलहाल हाईकमान से नाराज चल रहा है। कुछ नेताओं की नाराजगी किस तरह से हाईकमान दूर करेगा, कैसे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ज्योत्सना आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मंगलवार को उत्तराखंड के डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुलिस के सभी अधिकारियों को पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए यातायात व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए हैं। बैसाखी के स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ डीजीपी ने थाना परिसरों में निस्तारित हो चुके मुकदमों में दर्ज वाहनों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। ऐसे वाहनों के हटने से थाना परिसर स्वच्छ और साफ होगा। अभियान के दौरान थानावार पुलिस मुख्यालय समीक्षा करेगा। डीजीपी ने यह कहा है कि अच्छा कार्य करने वाले थाना प्रभारियों को पुरस्कृत किया जाएगा और लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। नवनिर्वाचित यमुनोत्री विधायक संजय ढोभाल ने जनपद अधिकारियों के साथ यात्रा व्यवस्था के साथ विधानसभा के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने सभी विभागों को 15 मई तक योजनाओं की अपडेट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रा से जुड़े विभागों को 25 अप्रैल तक सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि देश विदेश के आम तीर्थ यात्रियों को यमुनोत्री धाम दर्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि श्रद्धालुओं का भव्यता से स्वागत किया जाए। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, जिला पंचायत समेत यात्रा से जुड़े विभाग अपनी अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि किसी तरह की कोताही बर्दाश्त न की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि विद्यालयों की विधिवत तैनाती की जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कतें न आए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, PMDSY, शिक्षा आदि के मामले शामिल थे। विधायक ने जनपद के अधिकारियों को महीने में 3 दिन यमुना घाटी में प्रवास कर जन समस्या सुनने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही डीएम ने भी विधायक द्वारा दिए गए निर्देशों पर विभाग को गंभीरता से पालन करने को कहा है। कई टेम्परेरी पार्किंग बनाने का प्लान है। 5 से 6 जगह प्रशासन के द्वारा चयनित की गई है जहां पार्किंग बनाई जाएंगी। कुछ ऐसी जहां कुछ निर्माण होना है, कुछ ऐसे ही जहां हल्का फुल्का कार्य करके गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। एक बड़ी पार्किंग का निर्माण अभी चल रहा है जो 60% पूर्ण हो गया है, वो भी पूर्ण हो जाएगा। परंतु आगामी चारधाम को देखते हुए कई ऐसी जगह हमने छोटी छोटी आइडेंटिफाई करी है जहाँ पर तत्काल गाड़ियाँ खड़ी की जा सकती हैं। हमने जिलाधिकारी से बात की थी और जिलाधिकारी महोदय ने हमें ये आश्वस्त किया है कि 3 दिन के लिए यमुना घाटी में या तो जिलाधिकारी खुद बैठेंगे या सीडीओ या एडीएम, ये जो हर महीने में 3 दिन यहाँ पे वो लोग प्रवास करेंगे और यहाँ की समस्याओं का निस्तारण करेंगे, जिससे कि सरकार लोगों को यहाँ से सरकार के लिए या डीएम साहब के लिए उत्तरकाशी न जाना पड़े। यहीं पे लोगों की जो वो कार्यवाही है वो यहीं पे हो जाए काम। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल। ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं
ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है, रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां सामान खरीदने के बाद ग्राहक के बिल में थैली के 9 रुपए वसूलना हल्द्वानी विशाल मेगा मार्ट को भारी पड़ गया। दरअसल नितिन कार्की ने 17 सितंबर 2019 को हल्द्वानी स्थित विशाल मेगा मार्ट से खरीदारी की थी। मार्ट की ओर से उन्हें सामान रखने के लिए निःशुल्क थैला नहीं दिया गया और जब थैला दिया गया तो उसके एवज में 9 रुपए बिल में जोड़ दिए गए। इस मामले में नितिन कार्की ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर कर दिया था। मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल, सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और विजय लक्ष्मी थापा ने मामले की सुनवाई की, जिसके बाद मामले में मेगा मार्ट को 50,000 रुपए जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए गए। फोरम ने वादे को मानसिक रूप से परेशान और वादा व्यय के रूप में भी 12,000 रुपए का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। 2019 में मेरे द्वारा विशाल मेगा मार्ट के ऊपर एक वाद दायर किया गया था, क्योंकि मैंने कुछ सामान विशाल मेगा मार्ट से लिया था, लेकिन उनके द्वारा मुझ पर दबाव बनाया गया कि 9 रुपए का थैला मुझे वहाँ से लेना पड़ेगा, जबकि कोई भी सामान अगर खरीदा जाता है तो उसको देने योग्य स्थिति में बनाने के तक का जो खर्चा होता है वो स्वयं दुकान मालिक या मॉल मालिक को वहन करना होता है। इसी के नाते मैंने एक वाद दायर किया था 2019 में, जिसका आज जजमेंट आया है और जिसके अनुसार 50,000 रुपये का जुर्माना विशाल मेगा मार्ट के ऊपर लगाया गया है। चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर से लगी ब्रह्मदेव नेपाल सीमा पर स्थापित पिलर संख्या 809/2 को तोड़ने की कोशिश की गई है। सीमा पिलर की संख्या को मिटाने का प्रयास किया गया है। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को गश्त के दौरान लगी है। उन्होंने तुरंत अपने आलाधिकारियों को इसकी जानकारी दी है और एसएसपी ने टनकपुर कोतवाली में मामला दर्ज करा दिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही सुरक्षा एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। कहा जा रहा है कि इस पिलर से 3 दिन पहले छेड़छाड़ की गई थी। अगस्त 2020 में भी नेपाली नागरिकों ने टनकपुर से लगी सीमा पर भारतीय क्षेत्र में तारबाड़ लगाकर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। एक जानकारी मिली थी कि जो इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो एक पिलर था उसमें कुछ हल्की खरोंच करके कुछ उसको बिगाड़ने का प्रयास किया, जिसकी एक एप्लीकेशन दी है, जिसकी हमारे द्वारा भी जांच की जा रही है कि ये कौन लोग हो सकते हैं, किस तरह से उन्होंने की है। बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आगे भी बता दी गई है ताकि उसको जो प्रॉपर रिपेयरिंग या जो ठीक होना हो वो काम हो सके। तो चंपावत जिले के तराई क्षेत्र टनकपुर से लगी ब्रह्मदेव नेपाल सीमा पर स्थापित पिलर संख्या 809/2 को तोड़ने की कोशिश की गई है। सीमा पिलर की संख्या को मिटाने का प्रयास किया गया है। इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को गश्त के दौरान लगी थी। उन्होंने तुरंत अपने आला अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी और एसएसबी ने टनकपुर कोतवाली में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद इस पर कार्रवाई जारी है। और ताजा जानकारी के लिए बात करेंगे, संवाददाता मुनीश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें, आज सुबह का यह मामला है जहां एक बताया जा रहा है कि ये जो किसान है वो अपने खेत में काम कर रहा था, जिसके चलते उस पर गुलदार ने हमला करा। जिसके हमले के बाद में उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी रोष है, क्योंकि वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी इसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। वहीं लोगों का, ग्रामीणों को यह भी कहना है कि वन विभाग से पहले भी कई बार इस बात में शिकायत करी गई है कि यहाँ लगातार वन्य जीवों का मूवमेंट रहता है, लेकिन वन विभाग ने कोई भी अपनी तरफ से कार्रवाई नहीं की है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश आपका इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।
नैनीताल में इन दिनों सौंदर्यीकरण प्लान में मल्लीताल के राजकीय प्राथमिक विद्यालय आर्य समाज को शिफ्ट कर दूसरी जगह भेजने की सुगबुगाहट है और इसको लेकर अभिभावक अपने बच्चों को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। जिलाधिकारी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को देखते हुए काफी देर तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि मल्लीताल स्थित रजा क्लब क्षेत्र में वर्ष 1963 में बने इस स्कूल को शिफ्ट कर सब्जी मंडी को सांस्कृतिक रूप देते हुए आधुनिकता युक्त बनाए जाने का प्रस्ताव है। स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 53 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हर धर्म और जाति के बेंच आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ खेलते पढ़ते हैं। स्कूल को कहीं और शिफ्ट होने की चर्चाओं के बाद अभिभावक भड़क उठे हैं और उन्होंने बिना सोचे समझे स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। माता पिता के साथ नन्हे बच्चे भी स्कूल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से निगरानी करने पहुंचे नैनीताल के समन्वयक सियासी आलोक चंद्र जोशी ने कहा है कि उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने बताया कि जिला पर्यटन अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। स्कूल को दूसरी जगह ले जाने की बात कही गई है। शुरू से हमारे बच्चे यहीं पढ़े हैं और यहीं पढ़ाएंगे, हम कहीं नहीं भेजेंगे, वरना स्कूल ही नहीं भेजेंगे भैया। 2 साल तो लॉकडाउन में खराब हो गए हमारे बच्चों के। बाकी अभी ये लोग हटाने को कर रहे हैं स्कूल को, हमारे बच्चे तो हम पढ़े रह जाएंगे। इस बारे में मुझे भी अभी ज्ञात हुआ है। कल नगर पालिका ईओ और जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण करके यहाँ विद्यालय में अवगत कराया कि विद्यालय शिफ्ट कराया जा रहा है। संभवतः इसी कारण यहाँ पर 120 मेगावाट की 82 बांध परियोजना की जद में आए जौनसार बावर के कालसी तहसील क्षेत्र का लोहारी गांव जल समाधि ले चुका है। अब लोहारी गांव सिर्फ तस्वीरों में ही जिंदा रहेगा। गांव को पूरी तरह से खाली कराए जाने के बाद प्रशासन ने बांध की झील के पानी को गांव में छोड़ना शुरू कर दिया है। लोहारी के ग्रामीण अपने डूबते आशियानों को टकटकी लगाए देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार ने उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है और जो मुआवजा दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। जौनसार बाबर का एक ऐसा अनूठा गांव लोहारी जो आज के बाद सिर्फ और सिर्फ लोगों की यादों में रह जाएगा, सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। जी हां, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगभग लोहारी गांव जलमग्न हो चुका है, जल समाधि ले चुका है कहीं ना कहीं। और जो अब तक लोगों की जो यहाँ पर भूमि थी, लोगों की लहलहाती कल तक जो फसलें थी, वो आज फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों के जो आशियाने थे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लोगों के जो आशियाने थे, जहां पर लोग अब तक एक दूसरे से मिलजुल कर रहा करते थे और एक दूसरे का हर सुख दुख आपस में बांटा करते थे, एक दूसरे के साथ हर खुशी अपनी शेयर किया करते थे, वो आशियाने भी आज जलमग्न हो चुके हैं, कहीं ना कहीं जल समाधि ले चुके हैं। और ये सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड का प्रत्येक गांव रोशन हो सके। ये इतना बड़ा बलिदान सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाई जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब तक 120 मेगावाट की 82 परियोजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को रोशनी मिल पाती है। मैं रोहित सचदेवा, सहारा समय के लिए विकासनगर। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट samylive.com।